नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर के एक सोनेट जिसका नाम है सोनेट 116 और इससे दूसरे नाम से जो जानते हैं वो है ट्रू लव। हम इसे डिस्कस करेंगे और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो सोनेट्स हैं ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है यूपीटीजीटी के रिगार्डिंग और कहीं ना कहीं ये देखने को भी मिलने वाली है। तो जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा हम हिंदी में डिस्कस करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे और इम्पोर्टेंट की फैक्ट्स उन्हें भी देखेंगे और मैं कोशिश करूंगी कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और ये जो छोटी छोटी सी वीडियोस हैं आपके लिए बहुत अच्छा काम करें, आपके लिए कारगर साबित हो। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। ओके, देखिए सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट की फैक्ट्स जानते हैं। तो हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी से। तो हम आज सोनेट नंबर 116 को डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए इसे जाना जाता है ट्रू लव। इसका ये दूसरा नाम कहा जाए तो इसे ट्रू लव के नाम से भी जाना जाता है। और भी अदर नेम की बात करूं तो लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। क्या बोलते हैं? लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। थोड़ा सा मैं सही से लिखने की कोशिश कर रही हूँ जिससे कि आप लोग भी अच्छे से समझ सकें। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। तो इसमें ये बताया गया है कि आखिरकार मतलब जो ट्रू लव होता है वो किसी भी बाधा से नहीं डरता है, उसमें किसी भी तरह की कोई भी इम्पेडिमेंट्स हो, चाहे वो सामाजिक हो या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेकर हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो ट्रू लव को रोक सकता है। और वही एक ये रीजन भी देखने को मिलता है जो लोग भागकर शादी करते हैं। तो ये यही बताना चाह रहे हैं विलियम शेक्सपियर कि उसी का ही ये एक रीजन है। और ये जो सोनेट है यहाँ पर हम सिर्फ इतना डिस्कस करेंगे कि जो विलियम शेक्सपियर है उन्होंने अपनी लाइफ में क्या फील किया है ट्रू लव को लेकर और उनके अकॉर्डिंग आखिरकार ट्रू लव होता क्या है उसे जानेंगे। ओके, देखिए अभी हम इसमें 116 को डिस्कस कर रहे हैं जिसको ट्रू लव के नाम से भी जाना जाता है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड के नाम से जाना जाता है। अब इसके कुछ और इम्पोर्टेंट की फैक्ट्स हैं जैसे कि सोनेट, ये क्या है? एक तरह की सोनेट है। मैं सही से लिखने की कोशिश कर रही बट कहीं और लिख कोशिश करती हूँ। ये एक तरह की सोनेट है। तो ये भी देखिए जो लिटरेरी टर्म्स होते हैं या फिर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर जहां होते हैं तो वहां पर इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो सोनेट कहते किसे हैं? तो ये 14 लाइन की 14 लाइन की एक पोयम होती है जिसे सोनेट कहते हैं और जो विलियम शेक्सपियर लिखते हैं उन्हें शेक्सपियरन सोनेट के नाम से जाना जाता है। और भी कई सारी सोनेट्स होती हैं लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम शेक्सपियरन सोनेट्स पढ़ रहे हैं। तो जो शेक्सपियरन सोनेट है इसे इंग्लिश सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से और जानते हैं? इसे इंग्लिश सोनेट के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो इंग्लिश सोनेट या फिर जो शेक्सपियरन सोनेट होती हैं तो इन्हें किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे? तो सबसे पहले देखिए ये 14 लाइन की होती है जिसमें 3 क्वार्टेन होते हैं, 3 क्वार्टेन्स और 1 कपलेट होता है। अब यहाँ पर क्वार्टेन का मतलब क्या है? क्योंकि बहुत सारे न्यू लोग जुड़ेंगे जो जिनको शायद ना पता हो तो हम एक बार इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। जो 3 क्वार्टेन होते हैं मतलब कि इसमें 4 लाइन का एक स्टैंजा, फिर 4 लाइन का एक स्टैंजा, देन 4 लाइन का फिर मतलब 3 स्टैंजा जो कि 4 लाइन का हो। क्वार्टेन का मतलब होता है 4 लाइन्स और उसके बाद 2 लाइन जो लास्ट में होती हैं इसे कपलेट कहते हैं। तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद इसकी राइमिंग स्कीम की बात करूं तो जो राइमिंग स्कीम होती है
राइमिंग स्कीम ए बी सी डी ई एफ जी जी। ओके, तो देखिए जो राइमिंग स्कीम है, राइमिंग स्कीम जो जो शेक्सपियरियन सोनेट होती हैं उसकी बात कर रहे हैं हम अभी। ओके, ए बी सी डी ई एफ लास्ट में जो कॉपलेट होती है उसे बोलते हैं जी जी। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि लास्ट में जहां जी जी दिखे वो शेक्सपियरियन सोनेट होंगे। तो एक बार फिर रिवाइज करिएगा मेरे साथ, जिससे कि आपको भी इजिली लर्न हो जाए। ए बी सी डी ई एफ जी जी। तो ये राइमिंग स्कीम रही जो कि शेक्सपियरियन सोनेट की है। अब यहाँ पर जो सोनेट विलियम शेक्सपियर ने लिखा है वो कितने सोनेट्स लिखे हैं, उन्हें टोटल 154, मतलब कि उन्होंने यहाँ पर कोशिश कर रही है बट अच्छे से लिख नहीं पा रही मैं। देखिए 154, तो ये टोटल सोनेट है विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो लिखी गई है। उनमें से जो 1 से लेकर 126 है वो फेयर यूथ नाम के इनके पैट्रॉन थे, उनको डेडिकेट की गई है। उसके बाद 127 से लेकर 152 तक डार्क लेडी नाम की एक महिला है, उनको इन्होंने डेडिकेट किया है। अब डार्क लेडी जो है तो इनको कैसे जानेंगे, देखिए डार्क लेडी जो थी उनके जो बाल थे ना वो ऐसे लग रहे थे, बहुत ज्यादा घुंघराले टाइप के थे और इतने ज्यादा ब्लैक थे जैसे कि वायर हो, इस तरह के उनके बाल लग रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें डार्क लेडी के नाम से जाना जाता है। अब लास्ट में जो बचती है 153 एंड 154, तो ये डेडिकेट की गई थी लव गॉड, जो कि कौन है, क्यूपिड है। लव गॉड क्यूपिड को ये डेडिकेट की गई थी 154। ओके, तो ये लव गॉड क्यूपिड को डेडिकेट की गई थी, इतना क्लियर हो गया होगा। इसके बाद कुछ ऐसे अपवाद हैं जो कि विलियम शेक्सपियर के सोनेट में देखने को मिलता है। तो इन्होंने आयम्बिक पेंटामीटर का यूज किया है। किसका यूज किया है, आयम्बिक पेंटामीटर का यूज किया है अपनी जो सोनेट्स लिखी थी। बट उनमें से 3 सोनेट्स ऐसी हैं जिनकी जो जैसे कि जो सोनेट होती है उनमें 14 लाइन का यूज किया जाता है, बट उन्होंने अलग उससे करके लिखा है। तो उन सोनेट के बारे में बात करें तो 99, सोनेट नंबर 99, सोनेट नंबर 126 एंड सोनेट नंबर 154। तो ये तो इसमें आयम्बिक टेट्रामीटर का यूज किया जाता है और ये है जो इनमें अलग लाइंस यूज की जाती हैं, बाकी सभी में आयम्बिक पेंटामीटर का यूज किया जाता है। तो इतना क्लियर हो गया होगा। देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि जैसे मैं आपको बताती हूँ तो आप इन्हें सुनेंगे, केयरफुली सुनेंगे तो आपको भी ये इजिली लर्न हो जाएंगे और कहीं ना कहीं एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, तो ये टाइटल है, इससे पहले हमने डिस्कस किया। इसे ट्रू लव के नाम से भी जानते हैं और सोनेट नंबर 116 के नाम से भी जानते हैं। तो किस यहाँ पर देखिए अब हम एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स, तो यहाँ पर जो राइटर है विलियम शेक्सपियर वो कहते हैं कि लेट मी नॉट, अब यहाँ पर एडमिट इम्पेडिमेंट्स, इम्पेडिमेंट्स का मतलब होता है बाधा। क्या होता है, जो बाधाएं होती हैं टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। तो यहाँ पर ट्रू माइंड्स का मतलब है कि जो ट्रू लवर्स होते हैं, कौन होते हैं, ट्रू लवर्स जो होते हैं उनको कोई भी इम्पेडिमेंट्स, जो बाधाएं हैं वो भले ही चाहे सामाजिक बाधाएं हो या फिर और आर्थिक या किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा हो, वो ट्रू लवर्स को नहीं रोक सकती। मतलब कि उनकी शादी होने से कोई उन्हें नहीं रोक सकता है। यदि वो सचमुच सच्चे लवर हैं तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। लव इज नॉट लव, ये जो प्यार होता है ये प्यार नहीं होता है। मतलब कि कहने का ये मतलब है कि यदि
वो कहीं बदल जाता है, which alters when it alteration finds। मतलब कहने का ये है कि यदि वो किसी बाधा के आने से वो चेंज हो जाता है, या फिर जो वो अपने आप को ट्रू लवर्स बता रहे थे वो कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं, तो सचमुच वो ट्रू लव नहीं होता है, क्योंकि जो ट्रू लव होता है उससे किसी भी तरह की कोई भी बाधा नहीं रोक सकती। और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, और वो जो ट्रू लवर्स होते हैं वो किसी भी रिमूवर, जो मतलब कि उनके सामने आने वाले लोग होते हैं उनको रोकते हैं, तो वो उन परेशानियों, उन परिस्थितियों के सामने कभी भी नहीं झुकते हैं। ओके, अब हम सेकेंड स्टैंजा की बात कर रहे हैं। ओ नो इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क। तो यहाँ पर जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि ये एक एवर फिक्स्ड मार्क, मतलब कि हमेशा की तरह एक जगह फिक्स्ड होने वाले मार्क की तरह, पोल की तरह है। तो इसको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से ध्रुव तारा एक जगह पर फिक्स्ड होता है, उसकी पोजीशन फिक्स्ड होती है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, उसी तरह से ये ट्रू लव होता है। इसे कोई भी डगमगा नहीं सकता, कोई भी उसकी जगह से हिला नहीं सकता, वो फिक्स्ड होता है जिस तरह से ध्रुव तारा अपनी जगह पर फिक्स्ड होता है। That looks on tempest and is never shaken, और ये उसी तरह दिखता है जैसे कि टेम्पेस्ट का मतलब होता है, यहाँ पर जो टेम्पेस्ट है इसका मतलब होता है तूफान। जो तूफान है वो उसका डटकर सामना करता है, वो उनके आगे कभी भी नहीं झुकता है। नेवर सेकंड, और चाहे कितनी भी बड़ी, कितना ज्यादा तूफान कितना बड़ा हो, वो कभी भी उसे डगमगा नहीं सकता। इट इज द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क, और ये उस स्टार की तरह होता है जो कि उस भंवर में भी होते हुए भी वो पूरी तरह से उसी तरह से चमक रहा होता है। Whose worth unknown, जिसका जो ट्रू लव होता है उसका जो वर्थ है, जो उसकी वैल्यू है वो अननोन होती है, उसे ज्ञात नहीं किया जा सकता कि ट्रू लवर्स जो हैं उनके जो एक दूसरे के लिए वर्थ है वो किस तरह से है, उसे कभी भी मेजर नहीं किया जा सकता। यहाँ पर कहने के ये भी तात्पर्य है कि जैसे लोग पैसे से तौलते हैं या फिर किसी और तरीके से कि उसे नापने की कोशिश करते हैं, बट वो अननोन वर्थ है, उसे कभी ज्ञात नहीं किया जा सकता कि उन दोनों के बीच में कितना गहरा, कितना ज्यादा प्रेम है। ऑल्दो हिज हाइट बी टेकन, लेकिन उसे और दूसरे तरीके से भी मेजर किया जा सकता है, जैसे उनके केयर को देखकर लोग अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन जो रियल वर्थ होती है उसे कभी भी मापा नहीं जा सकता। लव loves not times full though rosy lips and cheeks, जो ट्रू लव होता है वो समय के बंधन में कभी नहीं बंधता। कहने का मतलब ये है कि जैसे जब कोई यौवन अवस्था में या फिर यूथ में होता है तो उसके रोजी रोजी लिप्स होते हैं, चीक्स होते हैं, और जैसे जैसे जो टाइम होता है वो बदलता है, कन्वर्ट होता है, जैसे जैसे वो जैसे जैसे बुढ़ापे की ओर जाता है तो उसके जो ये रोजी लिप्स और चीक्स होते हैं ना, वो धीरे धीरे मुरझाने लगते हैं, उनमें झुर्रियां आने लगती हैं, वो टाइम के बाउंड में आ जाता है, मतलब कि टाइम उसको जकड़ लेता है और वो चेंज हो जाता है। बट जो ट्रू लव होता है वो टाइम के इस बाउंडेशन में कभी नहीं आता, वो शुरू में जिस तरह से होता है वो बुढ़ापे में भी वैसा ही लव देखने को मिलेगा, वो कभी भी बूढ़ा नहीं होता है और उसमें कभी भी कोई टाइम बाउंडेशन, टाइम लिमिट नहीं लगाई जा सकती। Within his bending sickles compass कम, और ये जो समय है ये अपने हंसिया के द्वारा जिस तरह से उन्हें जकड़ता है, तो ये बहुत ही ज्यादा, मतलब यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि जो फिजिकल अट्रैक्शंस होते हैं उसमें देखने में, जैसे कि जब यूथ रहते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे अट्रैक्शंस होंगे जो कि उस समय रहते हैं, बट यदि लव है, ट्रू लव है तो वो तब भी होगा। लेकिन जब आप बुढ़े हो जाओगे, आप यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि आप जब ओल्ड हो जाओगे तब भी आप
का जो प्यार होगा वो उसी तरह से बरकरार रहेगा, लेकिन जो रोजी लिप्स एंड चीक्स हैं वो क्या हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे, उनमें झुर्रियां आ जाएंगी, वो टाइम की जकड़ में आ जाएगा। लव अल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स। और जो ट्रू लव होता है, जो सच्चा प्यार होता है, वो कुछ ब्रीफ आवर्स या फिर वीक्स में कभी बदलता नहीं है। वो शुरुआत में जिस तरह से होता है वो लास्ट तक उसी तरह से बना रहता है। जैसे कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई, जैसे कोई ये समझो कि कोई लड़की है और कोई लड़का है, जो दो ट्रू लवर हैं, मतलब दोनों के बीच में लव है और वो ट्रू लवर्स हैं, तो उनको उनकी जब घर वाले शादी करवाना चाहेंगे तो उन्हें कितना भी ज्यादा पैसे देकर, मतलब ये लालच देंगे कि तुम किसी और से कर लो, वहां ये हो रहा है, मतलब बहुत तरीके से उन्हें लुभाएंगे कि तुम किसी और से शादी कर लो, लेकिन वो कभी चेंज नहीं होगा। वो चाहे कितने दिन बीत जाए, कितने वीक्स आवर्स हो, वो कभी चेंज नहीं होगा। और यदि वो चेंज हो गया उस टाइम पे, तो समझ लो कि वो भी ट्रू लव नहीं था। बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। और वो उस किनारे तक जाएगा, मतलब कि वो कितना गहरा है, इस बात को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। अब लास्ट में 2 लाइन्स हैं जो कि कपलेट हैं। जैसे कि पूरी जब पोयम खत्म होती है, जब सोनेट खत्म होती है, तो विलियम शेक्सपियर अपनी बात को समराइज करने की कोशिश किया करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी उन्होंने कहा है, इफ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड, I never read nor no man ever loved। कहने का ये मतलब है कि यदि जितनी बातें मैंने अभी ऊपर बताई हैं कि जो ट्रू लवर होते हैं वो किस तरह के होते हैं और उन्हें समाज कभी रोक नहीं सकता, उनके बीच कभी कोई बाधा नहीं आ सकती। यदि वो ट्रू लवर्स हैं तो वो शादी कर सकते हैं, वो शादी करेंगे, भले ही घर वाले समाज कितना ज्यादा क्यों ना उनके खिलाफ हो। तो यदि ये बातें कहीं गलत हैं, आपको लग रहा है कि मैंने गलत बताया है, तो इफ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव, तो ये मुझे सिद्ध करो। मतलब कहने का ये है कि यदि ये समाज में जिस तरह से ये ट्रू लवर्स की जो इन्होंने परिभाषा दी है ये रॉन्ग साबित होती है, तो मैंने जितने भी वर्क लिखे हैं मैं ये समझूंगा कि मैंने नहीं लिखे हैं और मैं उन्हें रॉन्ग प्रूव्ड कर दूंगा। ओके, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। विलियम शेक्सपियर कह रहे हैं कि मैंने अभी तक जितने वर्क लिखे हैं मैं ये समझूंगा कि मैंने ये वर्क नहीं लिखे हैं। यदि ऐसा कोई प्रूव्ड कर देता है कि ये गलत है, जो मैंने ट्रू लव की परिभाषा बताई है ये गलत है, तो मैं ये समझूंगा कि मुझे लिखना नहीं आता और मैंने जो भी वर्क्स अभी तक लिखे हैं वो सब गलत हैं और फिर मैं कभी नहीं लिखूंगा। तो ये पोयम यहीं तक थी जो कि एंड हो गई है और कोशिश रही कि आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाए और इम्पोर्टेंट की फैक्ट्स को भी मैंने डिस्कस किया है। तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं जिससे कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट टाइम, थैंक यू।